रिवीजन कर रहे हो आप लोग? है ना? रिवीजन कर रहे हो? See, revision is the respect you will accord to your preparation. So without revision, it's too difficult. आज पढ़ोगे, दूसरे दिन खत्म, और अपने को यहाँ सालों साल याद रखना है कोई कॉन्सेप्ट को। एनीथिंग यू स्टडी इट शुड बी लाइक कन्वेयर बेल्ट। एयरपोर्ट पे देखते हो, कुछ भी सामान आया तो वो घूमता रहता है। तो आपकी जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपकी माइंड में, मेमोरी में घूमती रहनी चाहिए। जब भी उसकी यूज आए, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाए। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में और उस जीडीपी, इनफैक्ट जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे और कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी के मेथड्स को भी देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें जीडीपी के बारे में। लेट्स नो द हिस्ट्री ऑफ जीडीपी, हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। ये बात है लगभग 17th और 18th सेंचुरी की, 17th एंड 18th सेंचुरी की। हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि यही टाइम पीरियड है रिनाइंस रेनिसेंस की, पुनर्जागरण या फिर इनलाइटनमेंट की। ठीक है? जब ये पीरियड चल रहा था तो काफी नॉलेज डोमेन्स सेवरल चीजों में बढ़ रही थी। उसी तरह इकोनॉमिस्ट, उस समय क्या हुआ करता था ना कि एक ही पर्सन जो है वो साइंटिस्ट भी हुआ करता था, वो इकोनॉमिस्ट भी हुआ करता था, वो बायोलॉजिस्ट भी हुआ करता था, उनकी मल्टीपल डोमेन्स की नॉलेज हुआ करती। उसी टाइम पीरियड में एक पर्सन हुए जिनका नाम था विलियम पेटी। ये यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के। इन्होंने कुछ काम किया नेशनल इनकम या फिर जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इनकी जो थेसिस थी, जो भी इनके इनके द्वारा किया गया वर्क था, वो ज्यादा सॉलिड नहीं था। वो सॉलिडिफिकेशन हुई 1930s में, जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आई थी, जो हमने देखा था थोड़ा बहुत। उसके बाद जो है ना, इकोनॉमिस्ट उसको मोर सॉलिडिफाई कर पाए। थोड़ा सा विलियम पेटी के बारे में जान लेते हैं। हालांकि हिस्टोरिकल फैक्ट है, इकोनॉमिक्स में एज डायरेक्ट नहीं आता है, बट considering of UPSC you will have to study everything in interdependence, correlating subjects. विलियम पेटी जो है ना, ये पर्सनल सेक्रेटरी थे थॉमस हॉब्स के। यू गाइस नो अबाउट थॉमस हॉब्स? इथिक्स नहीं पढ़ा अभी ना? एक थॉमस हॉब्स एक फिलोसोफर हुए हैं, ठीक है? थॉमस हॉब्स, उसके पर्सनल सेक्रेटरी थे कौन? विलियम पेटी। थॉमस हॉब्स के बारे में पहले थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। थॉमस हॉब्स जो है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी जो है ना, जेनेसिस है गवर्नमेंट की, सोवरेन की, सोवरेनिटी की। कोई भी गवर्नमेंट है वो सोवरेन है। अच्छा आप बताओ, आप बैठे हो क्लास में, क्या आपको डर लग रहा है कि पीछे वाला बंदा नाइफ निकाल के आपको सटा सकता है पीछे से? नहीं लग रहा ना? डर नहीं लग रहा। लेकिन एक टाइम पीरियड हिस्ट्री में ऐसी थी जब एवरीबॉडी वाज एनिमी ऑफ एवरीवन। सब लोगों को सब लोगों से डर लगता था। देयर वाज नो स्टेट, है ना? तो थॉमस हॉब्स ने एक थ्योरी दिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में जब भी गवर्नमेंट बनी होगी, तो जो लोग हैं, हम लोग पहले तो इंडिविजुअली सब, सभी के पास अपना अपना पावर है। जब फ्री जब स्टेट मतलब नेचर में जब होंगे जानवरों की तरह, एक समय ऐसा होगा ह्यूमन वेयर जस्ट लिविंग एज एनिमल्स, तो वहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोज हु आर पावरफुल दे कैन डिक्टेट देयर टर्म्स। तो हुआ होगा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है। हम लोग जो है क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें कि हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल विल गिव सम ऑफ देयर राइट्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम लोग सोसाइटी बोलेंगे। जैसे सोसाइटी के हिसाब से ही चलना होता है ना हमें। तो बोले कि वहां पे एक मतलब कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी, जो कि लिखित नहीं होगी। देखो भाई, ये इस सोसाइटी का मुखिया है, इसके रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इन टर्न दैट विल प्रोटेक्ट यू। ठीक है? तो जो बस थॉमस हॉब्स के बारे में बता रहा था, इनका एक बुक है लेवेथियन करके, उन्हीं में इन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बताया है।
ठीक है, ये आपको इथिक्स में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। तो वो भी लगभग थॉमस हॉब्स का टाइम पीरियड होगा 15th सेंचुरी का, मतलब 1600 समथिंग, 1601 या 2 में वो उनका बॉर्न बर्थ हुआ था। तो अब ये विलियम पेटी जो है उन्हीं के कौन थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो ये भी काफी पढ़े लिखे थे। और विलियम पेटी को एक तरह से कहा जाता है कि पर्सन इन मॉडर्न एरा टू कैलकुलेट और गिव सम थेसिस अबाउट नेशनल इनकम या फिर बोल लो जीडीपी। ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी। अब कोई भी कॉन्क्रीट थेसिस नहीं बन पा रही थी, कोई भी कॉन्क्रीट चीज रिगार्डिंग जीडीपी कैलकुलेशन वर नॉट एबल टू कम इन फ्रंट। जब 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन होती है 1929 में, तो अब हमें पता करना पड़ेगा ना कि हाउ मच द इकोनॉमी इज डाउन, है ना। वी नीड टू कैलकुलेट कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, क्या इकोनॉमी पहले थी, अब क्या सिचुएशन है। तो देयर अराइज द नीड, अब जो है ना, अब वी नीड टू नो अबाउट द जीडीपी, नेशनल इनकम कितना है, पूरी देश की इनकम कितना है। तो उस टाइम पे एक इकोनॉमिस्ट आए, साइमन कुजनेट्स करके। ठीक है, साइमन कुजनेट्स ने 1934 में, साइमन कुजनेट्स in 1934 he submitted a paper to the US Congress, क्योंकि यूएस में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हाई लेवल पे थी। उस पेपर में इन्होंने जीडीपी जो आज हम लोग करते हैं ना, उनका जेनेसिस, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ही gave the principles and everything regarding। और ये साइमन कुजनेट्स को 1970s के दशक में, इनको 70, 71 या 72 के आसपास इनको इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी मिला है। ठीक है, साइमन कुजनेट्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आपने सुना है, मिल्टन फ्रीडमैन, ये भी एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन जो है ना, वो साइमन कुजनेट्स के स्टूडेंट थे। उसी प्रकार जैसे अभी हम लोग देखे ना, थॉमस हॉब्स के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे, विलियम पेटी, जो भी जीडीपी के बारे में थोड़ा बहुत अपना दे रहे थे। अब मिल्टन फ्रीडमैन कौन है, जस्ट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड। मिल्टन फ्रीडमैन थे स्टूडेंट किसके, साइमन कुजनेट्स के। अब मिल्टन फ्रीडमैन का एक थ्योरी बाद में आप पढ़ोगे, हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी। ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी से आप कुछ तो कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे हेलीकॉप्टर मनी से क्या है। हाँ मतलब ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी कहने का वो कहते हैं ना, फ्रीडमैन कहते हैं जब इकोनॉमी डिप्रेशन आएगी, ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी, डिमांड शॉर्टेज होगी, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ना कि इंजेक्शन देना, मतलब कि मनी इंजेक्ट करना चाहिए इकोनॉमी में। हो सके तो हेलीकॉप्टर पे ले जाओ पैसे को और वहां से ड्रॉप इन कर दो, इकोनॉमी में बांट दो, फ्री में, फ्री बीज, कि जो लोगों के पास अगर परचेजिंग पावर आएगी तभी तो वो डिमांड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कौन दिए, मिल्टन फ्रीडमैन। इनको भी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला हुआ है, ये पीएचडी के स्टूडेंट्स रहे हैं साइमन कुजनेट्स के। ठीक है, अब जब बात आती है साइमन कुजनेट्स की, तो एक कुजनेट कर्व आता है, कुजनेट कर्व, वो भी आप पढ़ोगे, हालांकि मैं अभी ही बता देता हूँ। साइमन कुजनेट्स ने बोला कि जब कोई भी इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है, ठीक है, जब कोई भी इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है तो इनिशियली इनिशियली क्या होगी कि इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होगी, इनिशियली इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होगी। बट एज द इकोनॉमी, एज द कंट्री प्रोग्रेसेस ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये जो इकोनॉमिक गैप है रिच और पुअर के बीच में, वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो उसी चीज को उन्होंने एक कर्व पे डिनोट किया, जिसको कुजनेट्स कर्व कहते हैं। ये इस शेप का होता है, मतलब यू शेप, अपोजिट यू शेप। यहाँ पे आप इनकम इनइक्वालिटी,
और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और ये होगी प्रोग्रेस टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगी प्रोग्रेस के पाथ पे आप देखो, जब पर कैपिटा इनकम कम है तो प्रोग्रेस कम है, तो इनकम इनक्वालिटी कम थी शुरुआत में। ठीक है, जैसे अब क्योंकि इकोनॉमी में ही पैसा नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो इनकम इक्वालिटी कम होगी। फिर जब धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, है ना। तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग जो है काफी इनकम जनरेट कर लेंगे, कुछ के पास कम बचेगी, तो इनकम इनक्वालिटी क्या होगी, बढ़ गई इनकम। लेकिन अब ये कहते हैं कि जब इकोनॉमी डेवलप नेशन के मतलब डेवलपमेंट के और बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तब जो है वापस ये कम होते जाएगी। इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ होती है कुजनेट कर्व्स की, कभी कभी आपको यूपीएससी में पूछ सकता है, टेस्ट सीरीज में तो बहुत बार पूछेंगे कुजनेट कर्व्स के बारे में। ठीक है, ये कुजनेट कर्व्स वही साइमन कुजनेट्स हैं जो कि जीडीपी के बारे में भी बात किए थे, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। जीडीपी तो हम लोग सुनते हैं, वी ऑल लिसन अबाउट जीडीपी इन एवरीडे लाइफ, लेकिन एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट ऑफ preparing who is a aspirant of UPSC, you should know more about common man। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, आई थिंक लास्ट क्लास में ही देखा था कुछ कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी याद है आप लोगों को? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या थी? पॉलिटिकल फ्रंटियर प्लस एम्बेसीज, और भी कुछ थी प्लस में, टेरिटोरियल वाटर, है ना, तीन चार चीजें थी। तो अब डोमेस्टिक टेरिटरी को याद रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी जैसे ही बोलूं तो मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं, जो भी इंडिया की ये पेनिनसुलर पार्ट है, सिर्फ वो नहीं, उसके साथ तीन चार चीजें और हैं। ठीक है, क्योंकि अब इनकी एप्लीकेशन आने वाली है। फिर दूसरी चीजें पढ़ी थी हमने, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट याद आया आप लोगों को? नॉर्मल रेसिडेंट याद आया? क्या सिटीजन जो है, सिटीजन ऑफ अ कंट्री कैन बी कॉल्ड 100% कॉल्ड नॉर्मल सिटीजन? नॉर्मल सिटीजन याद आया? इनमें दो बेसिक प्रिंसिपल्स थे नॉर्मल सिटीजन कहलाने के लिए, वो टू बेसिक कंडीशंस। फर्स्ट वाज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन लाइज इन दैट कंट्री, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरी क्या थी? मिनिमम स्टे, नंबर मिनिमम स्टे कम से कम एक साल तो होना ही चाहिए, है ना। ठीक है, जरूरी नहीं है वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों कैटेगरी फुलफिल कर रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। जैकलिन फर्नांडिस के बारे में आपने सुना होगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, श्रीलंकन है वो, बट वो कहाँ काम करती है, बॉलीवुड में काम करती है। वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाइज करता है, इंडिया में, क्योंकि बॉलीवुड इंडिया में, फिल्म भी चलेगी यहाँ पे। मिनिमम स्टे अगर एक साल से ज्यादा, काफी दिनों से वो, है ना, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं भी है, फिर भी नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ के कहलाएंगे, यहीं के कहलाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट थोड़ा देख लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, याद आया आप लोगों को? फैक्टर कॉस्ट वर्सेस, अब बताओ आपकी दोनों में से किसमें टैक्सेस वगैरह ऐड होंगी? फैक्टर कॉस्ट में क्या टैक्सेस वगैरह ऐड होंगी या फिर मार्केट प्राइस में टैक्सेस वगैरह ऐड होंगी? है ना, मार्केट प्राइस में जब गुड्स एंड सर्विसेज जब मार्केट में जाएंगी फाइनल कंज्यूमर के पास, तब उसमें टैक्सेस ऐड होंगी। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस वगैरह ऐड नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने देखा था एक और कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का, जहां पे हमने पढ़ा था ग्रॉस और नेट के बारे में, थोड़ा सा देखे थे ग्रॉस एंड नेट। जब ग्रॉस टर्म है तो व्हाट वी विल डू, बताया था आपने आपको। जब ग्रॉस टर्म है तो इसका मतलब है कि दैट टर्म इज हैविंग डेप्रिसिएशन वैल्यू इंक्लूडेड। डेप्रिसिएशन क्या है वो तो पता होगा, नॉर्मल वियर एंड टीयर। ठीक है, जब नेट टर्म आती है इसका मतलब वी हैव डिडक्टेड दी
डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इतना ही करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं जीडीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो टर्म ग्रॉस आई ना, ग्रॉस ग्रॉस टर्म है। दिस मीन्स दैट द वैल्यू, मतलब वट एवर द वैल्यू इज देयर, इक्वल टू वट एवर द वैल्यू इज देयर, दैट इज इंक्लूडेड, इफ ग्रॉस इज देयर दैट इज इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन इन दैट। करेक्ट, ग्रॉस है। अब आपको वर्ड बाय वर्ड देखना पड़ेगा एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। अब डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक है इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से है। ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्शन से जो भी चीजें आ रही है, इनकम कह लो, प्रोडक्ट कह लो। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी से जितनी प्रोडक्शन हो सकती है वो क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब इट विल बी इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी सब आप याद करो वापस। यानी कि जब जीडीपी हम लोग वर्ड बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो कहलाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो थोड़ा सा, और हाँ एक और टर्म देख लेते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ऐसे लिखते हैं कभी कभी हम लोग को, जीडीपी एमपी, यहाँ नीचे लिखते हैं थोड़ा सा एमपी। अगर इस तरह का टर्म हो जीडीपी एमपी, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू किस पे? मार्केट प्राइस पे। ठीक है, उसी तरह से एक और टर्म है जीडीपी एफसी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें मार्केट प्राइसेस नहीं है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई दिक्कत, डोमेस्टिक टेरिटरी अगर आपको पता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग? आप लोग नहीं थे। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स मोर देन द पॉलिटिकल फ्रंटियर। तो एक तो ये टर्म होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक और टर्म देखते हैं, जीएनपी। इसका क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस मतलब दैट मीन्स द टर्म इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन को अलग नहीं किया, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन दैट टर्म। अब यहाँ नेशनल से मतलब सिटीजन से कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल रेसिडेंट, नॉट नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल रेसिडेंट। नेशनल का मतलब नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब इनकम बोलो या फिर कुछ भी बोल लो। ठीक है, प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्ट बना रहे हैं इकोनॉमी में उतना ही इनकम होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही इनकम होगा। अब देखो नेशनल कहने का मतलब है ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट आर those persons whose economic interest lies in the country plus the minimum number of stays should be more than 1 year। अब कहोगे कि सर ये जीडीपी और जीएनपी मतलब क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। थोड़ा बहुत तो ठीक है वो देखा, और जीएनपी। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी थी, जीडीपी में क्या थी? डोमेस्टिक टेरिटरी थी, और यहाँ पे क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब आप मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। जितना आपका इमेजिनेशन फर्टाइल होगा उतना अच्छा आप करोगे इस एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कोई भी चीज हो। अब जीडीपी में जब हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी को देख रहे थे तो ये कर रहे थे कि अभी फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि इंडिया की मैप है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस फॉरेन एम्बेसीज वगैरह जो भी एडेड है, फिलहाल हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी को इतना ही मानते हैं। अब बताओ डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इस फ्रंटियर के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
अब इसमें क्या है कि जो अब इसमें अब देखो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल रेसिडेंट भी होंगे अंदर में, देश में होंगे ना, प्लस कुछ फॉरेनर्स भी होंगे। अभी दो ही तरह के लोग हो सकते हैं, सिटीजन हो सकते हैं, नॉन सिटीजन हो सकते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हो सकते हैं, इलीगल होंगे वो, प्लस कुछ फॉरेनर्स। अब इन दोनों का मतलब ये सभी लोग मिल करके इस टेरिटरी के अंदर सभी लोग मिल करके कुछ काम कर रहे होंगे। काफी फॉरेनर्स भी आते हैं इंडिया में जो कि कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, दे आर वर्किंग हियर। तो अब वो लोग मिलके कुछ कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग विद इन दी पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ दी, जिसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी कर रहे हैं। अभी पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया हुआ सारा चीज होगा वो क्या कहलाएगा? जीडीपी। ठीक है। अब जो जीएनपी है, जीएनपी में अब ले लो, ये से ले लो, ठीक है, ये इंडिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फॉरेनर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट, है ना। अब याद करो एक चीज और, ये जीडीपी में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब जीडीपी से क्या समझते हो? जब कोई भी कभी भी टर्म बोला जाए जीडीपी, तो यू विल गेट इमेजिनेशन दैट अच्छा ठीक है, इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी जम्मू कश्मीर से लेकर के शुरू होती है, कन्याकुमारी, फिर इधर, उसके बाद जो एम्बेसीज है अपना, वहां पर भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है, सर्विसेज दी जा रही हैं, वो हो गई। फिर फॉरेन डोमेस्टिक टेरिटरी में वो भी चीजें आ रही थी जो शिप्स है ऑपरेटेड, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय इंडियंस और ऑपरेटेड थ्रू इंडिया, वो चीजें आगे चार पांच चीजें हमने लिखा था। इसका मतलब है कि जो जीडीपी है वो एक पोटेंशियल दिखाती है एक इकोनॉमी की, है ना। अब एक और इमेज मतलब एक सिचुएशन इमेजिन करो, मान लो मान लो कि अभी जो अपना जीडीपी है उसकी सोवरेंटी अपने ही कंट्रोल में है, अपने कंट्रोल में है, और नॉर्मल रेसिडेंट को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब कंट्रोल इकोनॉमी की मेरे हाथ में है, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, कहने वो डोमेस्टिक टेरिटरी है कि उसमें हम किसी को भी ला करके काम करवा के इतना चीज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। बात समझ रहे हो ना आप? जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन हो, कोई भी हो, मतलब वो टेरिटरी से हम इतना प्रोड्यूस निकाल सकते हैं ईयरली, ऑन ए ईयर बेसिस। तो आप समझ में आया ना जीडीपी क्या है? जीडीपी एक तरह का मतलब समझो, एक तो रियल जीडीपी है जो हम लोग निश्चित प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पोटेंशियल जीडीपी भी होगी जितना हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि रेसिडेंट है, कौन कर रहा है प्रोडक्शन हमें मतलब नहीं, मेरे पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर इतनी प्रोडक्शन हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इतनी प्रोडक्शन हो रही है, ये जीडीपी है। ठीक है। अब जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो क्या है कि ये जो ये है ना पॉलिटिक जो हम लोग फ्रंटियर है, ये मायने नहीं रखेगा, नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ पे आएगा। अब देखो, नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट किसको कह रहे हैं कि जिसका मिनिमम एक साल होना चाहिए स्टे और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होनी चाहिए। अधिकतर नॉर्मल रेसिडेंट तो पॉलिटिकल फ्रंटियर में भी होगी, करेक्ट। अधिकतर नॉर्मल रेसिडेंट अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर में होगी। कुछ जो है बाहर भी चले जाएंगे कभी कभी के लिए, 4 मंथ्स बाहर काम कर लिए, कोई मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कभी चला जाता है वो यूएई चला जा रहा है, कभी यूएस चला जा रहा है कुछ काम करने के लिए, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इधर ही है, वो कुछ मंथ्स के लिए चला जाता है बाहर, तो वहां पर भी जाएगा तो वो 4 मंथ में वहां का नॉर्मल सिटीजन तो नहीं कहलाएगा, वो है इधर का ही, वो नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन वो बाहर भी चला जा रहा है, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर भी जा रहा है काम करने के लिए, फिर भी वो अर्न कर रहा है ना। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उस नॉर्मल सिटीजन का, वैसे जितने भी नॉर्मल सिटीजन है, कुछ नॉर्मल सिटीजन तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गए, कुछ बाहर भी जा रहे हैं, तो सारे जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर से भी इनकम अर्न करके ला रहे हैं। बातें समझ में आई? डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर भी जा रहे हैं वो और इनकम अर्न करके ला रहे हैं, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी जैसे ही टर्म नेशनल देखना तो मतलब नॉर्मल सिटीजन दिमाग में आना चाहिए, नॉर्मल सिटीजन, इट इज नॉट। अब जनरली क्या है कि ये जीडीपी हो गई, जीएनपी हो गई, मोटा मोटी बराबर ही आएगी, लेकिन अगर एक सिचुएशन दें कि इंडिया के केस में अपना फॉरेन डायस्पोरा जो है
बहुत बाहर में रहती है, ठीक है, या फिर इंडियंस बहुत बाहर भी जाते हैं, लेकिन जो फॉरेन डायस्पोरा जिसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अदर कंट्रीज में है और वहां उनकी स्टे भी 1 ईयर से ज्यादा है, तो वो उस देश की कहलाएगी नॉर्मल सिटीजन, है ना, वो इंडियन नॉर्मल सिटीजन में नहीं आएगी। लेकिन अब ये चीज, एक चीज हमें बताओ कि किस केस में जीडीपी बराबर, समझ में आया? थोड़ा सा टेक्निकल है, जीडीपी, जीएनपी, जीएनपी है मार्केट प्राइस, फिर हो जाता है फैक्टर कॉस्ट। हाँ है। अब मान लो कि सिटीजनशिप कहाँ की है, इंडियन सिटीजनशिप है, और 10 साल से वो यूएस में है, काम कर रहा है। सिटीजनशिप कहाँ की है उसकी? उसने अपनी इंडियन सिटीजनशिप गिव अप नहीं करी, लेकिन फिर भी वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यूएस में है और मोर देन 1 ईयर स्टे भी वहां पे है। सिटीजन और नॉर्मल रेसिडेंट में वी डू नॉट हैव टू कंफ्यूज, ठीक है। कोई फॉरेनर है ना, कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में आके रह रहा है, जैसे जैकलिन फर्नांडिस का एग्जांपल दिया, तो वो सिटीजन कहाँ की है? वहीं की है, श्रीलंकन सिटीजन, बट नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ की होगी, ठीक है। अब बताओ आपकी जीएनपी और जीडीपी किस केस में बराबर होगी, एग्जैक्टली इक्वल होगी? नॉर्मल रेसिडेंट क्या करेंगे, जो कि अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर में नहीं है, वो बाहर जाएंगे, बाहर से कुछ इनकम लेके आ जाएंगे, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर जाएंगे और बाहर से क्या लाएंगे, कुछ इनकम ले आएंगे, ठीक है। उसी तरह जो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वहां पे हमने देखा था कुछ तो नॉर्मल रेसिडेंट है, कुछ फॉरेनर्स है। कुछ फॉरेनर्स क्या करेंगे, चले जाएंगे अपने देश लेकर के इनकम, चले जाएंगे ना। एग्जाम्पल लो कि कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर 6 मंथ के लिए आया रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसने कोई कैपिटल गुड, कोई मशीनरी इंस्टॉल करने में काम करी, इंस्टॉल कराया मशीनरी, और वो वापस चला गया अपना इनकम लेकर के। तो वो कुछ तो इनकम बाहर लेके चला गया ना, वो 6 ही मंथ के लिए था, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में था ही नहीं, वो अपने कंपनी, जो भी यूएस का कंपनी, उसके काम से आया था, क्योंकि उसकी पर्पस थी कि इंडिया में सर्विस देनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बड़ी मशीन सेटअप करनी है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट पर्पस के लिए आया था। तो वो इनकम लेगा, फिर इनकम से डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर चला गया, वो कुछ तो वो ले गया ना इनकम, इधर से इनकम कुछ ले गया यहाँ से, और कुछ अपने नॉर्मल सिटीजन्स जो है वो बाहर जाएंगे उसी तरह, और कुछ इनकम लेके आएंगे, करेक्ट। जब ये ले जाने वाले और ले आने वाले, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बराबर हो जाएगा ना, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, करेक्ट। अब जीडीपी बड़ा किस केस में होगा, ये बड़ा किस केस में होगा और ये छोटा कब होगा? जब ये बड़ा तब होगा जब जीडीपी बड़ा कब होगा, ये वाला बड़ा होना चाहिए ना। जीडीपी बड़ा होने का मतलब ये कम ले जाना चाहिए, फॉरेनर्स कम ले जा रहे हैं, और आ, ये समझ में आ रहा है? जीडीपी बड़ा कब होगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल करते रहे, फॉरेनर्स कम ले जा रहे हैं, है ना, और अपने वाले ज्यादा लेके आ गए इधर से, और ज्यादा लेके आ गए हैं, तो फिर भी मैनेज हो जाएगा ना। अब मान लो कि कम ले गए और अपने वाला जो नॉर्मल रेसिडेंट था वो भी ज्यादा लेके आ गया बाहर से, उधर भी थोड़ा बढ़ गया, इधर भी थोड़ा बढ़ गया, फिर भी बराबर हो जाएगा ना। तो अपने वाला कम लेके आए बाहर से और फॉरेनर्स लेके नहीं जाए, समझ में आया? करेक्ट। जीडीपी जीएनपी समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट टर्म है एनडीपी, ठीक है। जैसे जीडीपी थी, जीडीपी, अब इन दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ एन और डी की ना, एन और जी की। मतलब ये जो टर्म है एनडीपी, यहाँ पे टैक्सेस वगैरह नहीं है, ठीक है, नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ पे नेट है। इसका मतलब कुछ जो चीजें हैं जो वियर टियर हुई इकोनॉमी में, कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डेप्रिसिएशन एनडीपी में नहीं है। ग्रॉस और नेट के बारे में बात किए थे डेप्रिसिएशन जब पढ़ रहे थे, जब टर्म ग्रॉस आए तो वहां पे डेप्रिसिएशन एडेड है, प्लस डेप्रिसिएशन, ओके, समझ में आ रहा है? एन से जी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा एन से, क्योंकि एन में नेट है, एन मतलब नेट और जी मतलब ग्रॉस,
थोड़ा सा और इसको ये करते हैं। अब मान लो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, इंडिया की जीडीपी है 100, ठीक है, यूनिट्स जो भी लेना होगा ले लेना, 100 यूनिट्स, ठीक है। अब इतना जीडीपी बनाने के लिए, 100 जीडीपी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो नॉर्मल वियर एंड टीयर्स होंगी, कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएशन में जाएंगी ना। जो हम लोग इतना बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ मशीनरी की यूजेज आएंगी, उसकी सेम प्राइसेस तो नहीं होगी ना। कुछ न्यू मशीन्स थी, अब वो सेकेंड हैंड हो जाएंगी, डेप्रिसिएट करेंगी। इतना बनाने के लिए मान लेते हैं कि 10 रुपए का, 10 यूनिट का डेप्रिसिएशन होती है, 10 यूनिट्स। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ कि नेट जीडीपी कितनी हुई, नेट जीडीपी कितनी हुई, 90, करेक्ट। मेजर केस में क्या होगा, ग्रॉस से नेट छोटा ही होता है ना। तो जब एन देखो आप, एन किसी भी जीडीपी एनडीपी यहाँ पे, तो समझ लेना कि एन वाले में डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है, नेट है, और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड है। अब इनकी 3-4 जैसे 4 फॉर्म्स हैं, सारा मैं लिख देता हूं जो टर्म्स है। एक तो मान लो कि जीडीपी, फिर जीडीपी, एक होगी फैक्टर कॉस्ट, एक होगी मार्केट प्राइस, एमपी, ठीक है। एक देखा हमने जीएनपी, एनपी फैक्टर कॉस्ट और एनपी मार्केट प्राइस। अब देखो इधर एनडीपी, एफसी, एनडीपी, क्या है एन, एनपी, देखो 8 टर्म्स हो गए टोटल, 8 टर्म्स हो गए टोटल। अब जहां जीडीपी है, अब बताओ आप जीडीपी में डेप्रिसिएशन एडेड होगी नहीं होगी, होगी। इस वाले टर्म में जो भी इसके आगे जो भी टर्म हो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एडेड होगी। डी कहने का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से है। अब आप यहाँ आओ, डेप्रिसिएशन एडेड होगी यहाँ पे, नहीं होगी। और एफसी कहने का मतलब फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, फैक्टर कॉस्ट हमने देखा था। फैक्टर कॉस्ट यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जितना मिल रहा है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जितना मिल रहा है, उसके बाद सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट आती है टैक्सेस लाओ, टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट। मान लो कि अब यहां से यहां पे आना है, एफसी से एमपी पे आना है, इधर वाला चीजें सेम है, तो सरकार क्या कहेगी, टैक्सेस लाओ। टैक्सेस, टैक्सेस डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, मेनी काइंड्स ऑफ टैक्सेस आर देयर। तो अब देखो, अब आप हमें बताओ इस वाले टर्म के बारे में, कोई बताओ ये क्या कह रही है, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट कहने का मतलब क्या, इसमें डेप्रिसिएशन एडेड होगी नहीं होगी। एन से आप क्या समझते हो, एन से, हाँ नेशनल, नेशनल जब बताए थे तो नॉर्मल रेसिडेंट से समझना है, एन से नॉर्मल रेसिडेंट, पी से प्रोड्यूस, मतलब इसका मतलब है कि नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जितना भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, जितना भी इनकम अर्न किया गया, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा देते हैं, और वो फैक्टर कॉस्ट है, मतलब टैक्सेस वगैरह भी नहीं लेना है। ये जो अमाउंट आएगी जितनी भी हो, उसमें टैक्सेस वगैरह एडेड नहीं है अभी, समझ रहे हैं ना बात को। जब हम लोग इतना तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, 8 डिफरेंट वेराइटीज है इनकी, टोटल 8 ही बन पाएंगी, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जोड़ के देखना। तो अब नेशनल इनकम किसको कहते हैं, एक तो जीडीपी हो गई, नेशनल इनकम कहते हैं जब टर्म नेशनल इनकम आए तो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी को कहते हैं नेशनल इनकम, ठीक है, टेक्निकली एफसी। अब पहले गवर्नमेंट, मतलब 2015 से पहले एफसी ही चलती थी, फैक्टर कॉस्ट पे देखा करते थे हम लोग, सब चीज को कंपेयर करने के लिए, नेशनल इनकम को कंपेयर करने के लिए फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि जब टैक्सेस लगेंगी तो सरकार के कुछ प्रोडक्शन में है, कुछ तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है ना, बस वो क्या की कि टैक्स ला दो तुम। जब टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को तो कुछ न्यू प्रोडक्शन हुआ, जनरली नहीं हुआ ना टैक्स देने समय, हालांकि उस टैक्स को यूज करके गवर्नमेंट बाद में कर सकती है। तो बाद में क्या हुआ ना कि जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं अभी, तो वो अब 2015 के बाद से एमपी में करते हैं, एनएनपी एमपी कहलाएगी नेशनल इनकम। 2015 से पहले क्या था, एनएनपीएफसी। व्हेन वी टॉक ऑफ नेशनल इनकम,
व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो आप जीडीपी बोलोगे ना तो टेक्निकली आप गलत हो जाओगे। जीडीपी इज नॉट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। एनएनपी एफसी या फिर एनएनपी अभी के कॉन्टेक्स्ट में एनएनपी एमपी इज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं इन सब चीजों के बारे में, फिर थोड़ा सा और आगे क्लियर होगा। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में लिख लो। हालांकि उसमें एक आपको वो दिया है क्या, क्या कहते हैं, नोट्स मिला है ना, उसमें लिखा होगा ओरिजिन वगैरह, उसको देख लेना आप। साइमन कुजनेट्स के बारे में थोड़ा देख लेना, कुजनेट कर्व्स के बारे में भी, कर्व्स बना लो, कुजनेट कर्व्स बना लो एक बार आप, क्योंकि वो बार बार आपको परेशान करेगा। ये थी ना इन्वर्टेड यू शेप, है ना, कुजनेट कर्व बना लो आप, क्योंकि साइमन कुजनेट्स का नेम आया ना यहाँ पे, बाद में भी फिर आएगी, तो उस समय हालांकि अभी इसको इसमें कुछ नहीं है। व्हाट डज दी कुजनेट कर्व्स मीन, आप ये बना लो, इनकम इन मतलब जैसे जैसे कंट्री जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी आगे बढ़ेगा, है ना। शुरुआत में इनइक्वालिटी कम होती है, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी तो इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी, जैसे डेवलपिंग नेशंस में इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होती है ना। इंडिया में ही देख लो, अभी जो 10% रिचेस्ट है उनके पास ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द वेल्थ वगैरह है, इनकम भी काफी होती है। जो एक रिपोर्ट आती है ना, रिपोर्ट का नाम भूल गया मैं, वो रिपोर्ट आती है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आप कुजनेट कर्व्स बना लो। हो गया, डन। अब अब आप लिखो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जीडीपी एमपी, उसको आगे में लिख देना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एमपी के बारे में आपको लिखवा दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, नोट से देख लेना या फिर खुद से भी लिख लोगे उसी तरह, बस आपको लैंग्वेज फॉर्म करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी में इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी को अंडरलाइन कर लेना, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री both by both by resident and non-resident, both by resident and non-resident. It includes both by resident and non-resident. It includes depreciation cost. It includes depreciation cost and net indirect taxes and net indirect taxes. ठीक है, अब जीडीपी एमपी का डिफिनेशन आ गया। अब उसी तरह आपको जीडीपी
एफसी को डिफाइन करना हो तो सेम लैंग्वेज रहेगा, बट इट डज नॉट इंक्लूड नेट टैक्सेस। अब जहां पे नेट टैक्सेस की बात करते हैं तो नेट टैक्सेस मतलब क्या हो गया? नेट टैक्सेस मतलब टोटल टैक्सेस माइनस सब्सिडीज माइनस। अब कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडी भी तो देती है ना? जब सब्सिडी किसी प्रोडक्ट पे दे रही है तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, उसका मार्केट प्राइस कम होगा ना। तो इसलिए करके नेट टैक्सेस में टोटल टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होगी। जहां पे सब्सिडीज आएगी, सब्सिडीज टोटल टैक्सेस में से माइनस माइनस हो जाएगी। अब इसी तरह आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हो। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, जो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट लिखा है ना जीडीपी में, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में थी। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, है ना? यहाँ पे नॉन रेसिडेंट नहीं आएगी, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इफ एफसी इज देयर तो इसका मतलब इट डज नॉट इंक्लूड्स टैक्सेस एंड सब्सिडीज, और ग्रॉस है तो इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन कॉस्ट। उसी तरह आठों को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। अब इसके बारे में नेशनल इनकम कर लो, व्हाट इज टर्म नेशनल इनकम। तो एनएनपी एफसी कर लो, अभी मैक्सिमम देशों में यही चलता है, बट इंडिया जो है ना एनएनपी एमपी पे आ गया है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम लोग। तो बट नेचुरल है कि जब एमपी में करेंगे तो टैक्सेस भी आएंगी जीडीपी में, तो ज्यादा लगेगा ना जीडीपी, जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएंगे। एक चीज कहा जाता है, देयर लाइज ग्रेट लाइज एंड देन स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स को आप जब मन करे इन्फ्लेट कर सकते हो, जब मन करे कम कर सकते हो। अब मार्केट प्राइसेस पे है तो टैक्सेस इंक्लूड होगी ना, तो बढ़ जाएंगी तो दिखेगा जीडीपी ज्यादा हो गया, दिखेगा ना। अगर एनएनपी एमपी है, मार्केट प्राइसेस है, तो टैक्सेस भी इंक्लूड है उनमें। और एफसी पे है तो टाइम लगेगा 5 ट्रिलियन पे पहुंचने में, और इसमें जल्दी हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? तो इन लिख लो, नेशनल इनकम इज दिस टर्म when we call national income. NNP-FC is generally known as national income, but India has shifted now to NNP-MP. Done? आगे बढ़े। अब देखो, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस है यानी कि जीडीपी है, मान लो अब इसमें मान लो कि जितना भी इनकम मतलब डोमेस्टिक प्रोड्यूस हुई, जीडीपी हुई, अब उसको शेयर कौन कौन करेगा इकोनॉमी में? कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर लेंगी, कुछ गवर्नमेंट लेंगी, है ना? तो इसमें दो चीज है, पब्लिक कुछ प्राइवेट सेक्टर को एक्यूर होगी, कुछ जो है पब्लिक सेक्टर को मिलेगी। ठीक है। अब कभी कभी जो है ना क्वेश्चंस, अब हम लोग को इसको और जानने के लिए, अच्छे तरीके से जानने के लिए इकोनॉमी को थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर के पास कितनी डोमेस्टिक प्रोड्यूस है और प्राइवेट सेक्टर के पास कितनी है। प्राइवेट सेक्टर जब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन लोग आएंगे, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन आएंगे, है ना? तो यानी कि डोमेस्टिक प्रोड्यूस को शेयर करते हैं अगर दो भागों में, एक प्राइवेट सेक्टर मतलब नॉन गवर्नमेंट, एक पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आएंगे, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आ सकते हैं? हम लोग 4 सेक्टर्स एक दिन देखे थे, याद है?
उसमें गवर्नमेंट भी थी एक सेक्टर में, थी ना। अब यहाँ पे आएगी हाउस होल्ड्स, याद आ रहा है, हाउस होल्ड पर्सन प्लस फॉर्म्स, फॉर्म्स में कंपनीज, बिजनेसेस, सारी चीजें आ जाएंगी। अब हाउस होल्ड के पास कौन कौन सा तरह तरह का इनकम आ सकता है? हाउस होल्ड, मान लो नॉर्मल पर्सन के पास इनकम आ सकता है, इनकम आ सकता है। किसी के पास बिल्डिंग है, वो रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट आ सकता है। कोई किसी के पास पैसे ज्यादा हैं तो वो कैपिटल इंटरेस्ट पे दे दिया है तो उसके पास इंटरेस्ट आएंगे, रॉयल्टीज आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम हो। इसी तरह फॉर्म्स के पास भी प्रॉफिट्स होंगी, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके पास प्रॉफिट्स होंगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम। इनके पास कुछ कुछ फॉर्म्स के पास भी बिल्डिंग्स होती हैं, वो भी रेंट पे दे सकते हैं, रॉयल्टीज पे दे सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, इनकम एक्यूरिंग, इनकम एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। It refers to the, it refers to the share of total income, refers to the share of total national income generated within a country, generated generated within a country that is earned by, that is earned by individuals, households and private enterprise, and private enterprise. Key components of it are, and private enterprises, and private enterprises. Key components are, number one, wages and salaries. Components are wages and salaries. Number two, profit. Number three, interest, रेंट, फोर्थ में रेंट एंड डिविडेंड, फिफ्थ में डिविडेंड। अब ये जो चारों पांचों टर्म है, वेजेस एंड सैलरीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई दिक्कत? वेजेस एंड सैलरीज में क्या अंतर है? वेजेस जो डेली लेबरर्स हैं उनको वेजेस मिलती हैं, सैलरीज जो मंथली बेसिस पे काम करते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सैलरीज हो गई। प्रॉफिट, जो बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होती है। इंटरेस्ट, जब बैंक्स कैपिटल आपको देती हैं तो इंटरेस्ट लेती हैं। उसके बाद रेंट, कोई दिक्कत नहीं रेंट में। और डिविडेंड, डिविडेंड तो पता है सबको, जो शेयर्स होती है कंपनीज की उस पे मिलती है हमें डिविडेंड्स अगर प्रॉफिट हो। अब इसी तरह देखते हैं हम लोग, ये तो हो गई प्राइवेट सेक्टर की। अब पब्लिक सेक्टर के पास भी तो कुछ ना कुछ डोमेस्टिक प्रोड्यूस का पहुंच रहा होगा इनकम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, इनकम एक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनकम एक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट refers to, refers to revenue and earnings, refers to revenue and earnings generated by government entities, generated by government entities and state owned enterprises, and state owned enterprises within a country's economy, within a country's economy। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस आप लोग समझ में आता है, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस तो गवर्नमेंट की कंपनीज है, सेल, गेल, वेल, इंडियन रेलवेज भी गवर्नमेंट की है, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं ये सब, ठीक है। इट इंक्लूड्स, अब गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम की सोर्सेस होंगी वो आएंगी इसमें, इनकम एक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नंबर वन, फ्यू कंपोनेंट्स लिख लो आप। फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ इट आर टैक्सेस, both direct and indirect taxes, taxes, both direct and indirect taxes, profits from public sector enterprises, profits from public sector enterprises, अब देखो इतने के बाद गवर्नमेंट जो है ना फाइन्स भी लगाती है, फीस भी लगाती है कभी कभी, तो वो भी तो गवर्नमेंट की इनकम ही हो रही है ना। आप जा रहे हो
मान लो विदाउट हेलमेट जा रहे हो बाइक से, गवर्नमेंट फाइन करेगी आपको, तो फाइन करेगी, वो भी तो गवर्नमेंट की इनकम हुई ना, तो वो भी लिखो आप। थर्ड कंपोनेंट, फीस, फाइन्स एंड चार्जेस। फोर्थ लिखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। गवर्नमेंट भी कभी कभी लोन देती है, उस पर उससे इंटरेस्ट आएगी, और डिविडेंड जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें डिविडेंड आएंगे, है ना। या फिर गवर्नमेंट कभी कभी इन्वेस्ट करके भी रखती है वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी, शेयर्स भले कम हो, वहां पे डिविडेंड डिविडेंड आएंगी गवर्नमेंट की। रेंट एंड रॉयल्टीज, गवर्नमेंट की भी काफी बिल्डिंग्स होती है जिसको कि गवर्नमेंट टाइम टाइम पे रेंट पे दे सकती है, लीज पे देती है, तो रेंट एंड रॉयल्टीज हो गया। ठीक है, अब देखो, अब प्राइवेट सेक्टर की जो शेयर थी वो हमने देख ली। अब कुछ टर्म्स आएंगी अब आगे, जैसे कि प्राइवेट इनकम हो गया, पर्सनल इनकम हो गया, ये सब टर्म हम लोग उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइवेट इनकम, पहले तो वो हम लोग देख लिए ना कि प्राइवेट इनकम, पहले जो देखे थे वो शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोड्यूस। अब थोड़ा हम लोग और वाइडर जा रहे हैं, प्राइवेट इनकम की तरफ जा रहे हैं। अब बताओ जो प्राइवेट इनकम है, प्राइवेट सेक्टर को जो इनकम है, क्या सिर्फ प्रोडक्शन से ही आएगा, क्या सिर्फ जीडीपी से ही आएगी, या फिर और भी कुछ तरह की ऐसी चीजें होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर को इनकम के जैसा लग सकता है, आ सकता है उसके पास। फॉरेन स्कॉलरशिप्स एग्जाम्पल, कोई फॉरेन कंट्री है वहां वो स्कॉलरशिप्स दे रही है, फॉरेन कोई इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो कुछ वर्क कर रही है अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शन के लिए, वो कुछ इनकम, वो भी तो प्राइवेट इनकम के पास आ रही है। कभी कोई नेचुरल डिजास्टर्स हो जाती हैं तो हमें फॉरेन एड मिलती है, जिसे ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, तो वो भी तो प्राइवेट इनकम में आएगी। यानी कि प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स एवरीथिंग जो कि हाउस होल्ड और जो फर्म्स हैं, मतलब बिजनेसेस, ये इनकी जो टोटल इनकम है, प्लस इनकी जो टोटल इनकम है, प्लस ट्रांसफर इनकम्स भी आएंगी, काफी चीजें आएंगी इसमें, तो वो कहलाएंगी प्राइवेट इनकम। अब देखो प्राइवेट इनकम के बाद एक और टर्म आती है, प्राइवेट इनकम के बाद एक और टर्म आती है, उसे कहते हैं पर्सनल इनकम। अब देखो, अब प्राइवेट इनकम में हाउस होल्ड और फर्म्स बोथ इंक्लूडेड है। जब पर्सनल इनकम कहेंगे, जब पर्सनल इनकम कहेंगे तो मतलब सिर्फ पर्सन का, हाउस होल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जब सिर्फ हाउस होल्ड की बात हो कि हाउस होल्ड के बाद कितना इनकम आया, कितना वो जनरेट कर पा रहे हैं वो नहीं, कितना आया, कुछ फ्रीबीज भी तो आ जाती है ना, कुछ फ्री में भी आती है। जब हाउस होल्ड की बात करेंगे तो उस टर्म को कहेंगे पर्सनल इनकम। करेक्ट। अब मान लो प्राइवेट इनकम पे से आपको पर्सनल इनकम पे आना है, एक टर्म दिया हुआ है, मान लो कुछ अमाउंट दिया हुआ है कि 1000 करोड़, 1000 CR, ये फर्म्स की थी 800 CR मान लो, और ये थी जो भी हो। अब यहाँ पे, यहाँ से आपको पर्सनल इनकम पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट इनकम में से फर्म्स की शेयर को सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। करेक्ट। प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम समझ में आया कैसे पहुंचे, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट है, हाउस होल्ड का भी है और फर्म का भी है, प्राइवेट। जब पर्सनल की बात करेंगे तो सिर्फ हाउस होल्ड की बात करेंगे। अब ये बात बताओ आप, जो हाउस होल्ड के पास जो टोटल इनकम है, क्या वो टोटल सारा इनकम खर्च कर देता है? टोटल सारा इनकम खर्च कर नहीं सकता। अगर वो चाहे भी जीरो सेविंग रखने के लिए, क्या तो भी टोटल इनकम खर्च कर पाएगा? कुछ उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस देना पड़ेगा, कुछ फीस एंड फाइन्स देनी पड़ेंगे। तो ऐसा इनकम हाउस होल्ड के पास जो कि वो खर्च करने के लिए अवेलेबल हो, डिस्पोजेबल हो, मतलब जिसको वो खर्च करने के लिए यूज कर सकता है, उसे कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। रिलेट रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? पहले हम लोगों ने क्या देखा, प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम में क्या थी, बोथ इंक्लूडेड थी,
हाउस होल्ड्स और फॉर्म्स मतलब बिजनेसेस, और उनकी जितनी भी हो ट्रांसफर पेमेंट्स भी कुछ आती हैं हाउस होल्ड के पास, कुछ बाहर से आती हैं, वो सारी चीज। जब सिर्फ पर्सनल इनकम बोल रहे थे, जब सिर्फ पर्सनल इनकम बोल रहे थे उन दोनों कंपोनेंट में से हाउस होल्ड, अब नई नई टर्म आ गई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आती है मतलब हाउस होल्ड सेक्टर्स जो है, हाउस होल्ड जो पर्सन है इकोनॉमी में, वो कितना खर्च कर पा रहे हैं, खर्च करने की क्षमता रखते हैं डिस्पोजेबल। जीरो सेविंग के बाद भी तो कुछ ना कुछ टैक्सेस देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ टैक्सेस तो होगी, या अब कुछ ना कुछ फीस होगी, फाइन्स होगी, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिमाग में आ रहा है। अब ये बताओ आप कि तीनों टर्म है, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा प्राइवेट इनकम होगा ना, क्योंकि उसमें सारा चीज, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो पार्ट किसका है? प्राइवेट इनकम का ही पार्ट है ना अल्टीमेटली। और और जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, इसमें प्लस टैक्सेस फीस एंड फाइन्स कर देंगे तो पर्सनल इनकम आ जाएगा। मतलब तीनों में से सबसे बड़ा कौन हो गया? प्राइवेट इनकम, फिर पर्सनल इनकम, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। करेक्ट। तो अब थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में लिख लेते हैं। हम लोग हेडिंग देंगे प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम इज इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस वेदर अर्नड और अनअर्नड, चाहे तो वो अर्न करके लाया हो या फिर नॉन अर्नड हो, अनअर्नड। ठीक है। एलिमेंट्स लिखते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के एलिमेंट लिखेंगे तो फिर और थोड़ा सा क्लियर होगा। एलिमेंट्स ऑफ प्राइवेट इनकम, नंबर 1 में लिखते हैं एलिमेंट्स में, इनकम एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोड्यूस। पहले जितना वो इनकम डोमेस्टिक प्रोड्यूस से कमा पा रहा है वो तो आएगा ही आएगा उसके पास, है ना, क्योंकि वो उसका कंट्रीब्यूशन है उतना। प्लस मतलब सेकंड एलिमेंट लिखो आप, सेकंड एलिमेंट करेंट ट्रांसफर, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब कुछ चीजें जो है गवर्नमेंट फ्री में देंगी प्राइवेट सेक्टर को भी, फ्री फीस हो गई या फिर कुछ सब्सिडीज दे दी रही है, कुछ स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम मतलब यूनिलेटरल इनकम, हम लोगों ने देखा था ना, ट्रांसफर, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। फिर फोर्थ कंपोनेंट लिखते हैं नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं दे रही है कुछ यूनिलेटरल इनकम, कुछ ट्रांसफर इनकम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कुछ चीजें बाहर से भी आ रही हैं, काफी एनजीओज, इंटरनेशनल एनजीओज भी काम करती है ना, काफी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी ट्रांसफर होती है, गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड भी आती है कभी चीज डिजास्टर्स वगैरह की जब टाइम हो। तो नेक्स्ट कंपोनेंट लिखते हैं एलिमेंट्स में नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और अगला एलिमेंट लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अब कभी कभी क्या होता है ना कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है वो काफी बॉन्ड्स वगैरह खरीद के रखती है, बॉन्ड्स हो गई, ट्रेजरी बिल्स हो गई, इन पे इनको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो भी आएंगी किसमें? प्राइवेट इनकम में। अब देखो प्राइवेट इनकम में हम लोग क्या देखे, डोमेस्टिक प्रोड्यूस से तो ले लिए थे, कुछ चीजें डोमेस्टिक प्रोड्यूस से ले लिए थे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो होती हैं जो बाहर से भी तो लेके आएगा। डोमेस्टिक प्रोड्यूस मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी वाली बात की थी वो की थी, कुछ लोग जो है अपने नॉर्मल रेसिडेंट भी होते हैं वो बाहर जाएंगे कुछ चीजें लेके आएंगे, तो प्राइवेट इनकम में जो बाहर से इनकम आई वो भी ऐड होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएफआई है। एक दिन थोड़ा सा किए थे हम लोग, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट इसीलिए है क्योंकि कुछ तो यहाँ से लोग ले जाएंगे, कुछ ले आएंगे। अगर ये पॉजिटिव होती है इसका मतलब हम लोग बाहर से ज्यादा इनकम लेके आ रहे हैं, अगर निगेटिव होती है ये टर्म तो मतलब बाहर वाले इंडिया से ज्यादा कमा के लेके चले जा रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो प्राइवेट इनकम बढ़ जाएगी,
अगर ये निगेटिव है तो प्राइवेट इनकम घट जाएगी। ये भी एक एलिमेंट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पता लग रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब लिखते हैं पर्सनल इनकम। जो पर्सनल इनकम पहले हमने देखा, पर्सनल इनकम हेडिंग डालिए, पर्सनल इनकम इक्वल्स टू डाल दो, इक्वेशन में लिख लो, इसको आप लिख लेना या फिर डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा मैं। पर्सनल इनकम इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स माइनस नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज और अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस, पर्सनल इनकम समझ में आया ना? पर्सनल इनकम समझ में आया? ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा हैवी हो गया क्या? इनकम इक्वल टू प्राइवेट इनकम में कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट इनकम में कोई दिक्कत नहीं है ना? प्राइवेट इनकम माइनस, अब देखो क्या बताए थे, प्राइवेट इनकम जो पर्सनल इनकम है वो हाउस होल्ड वाली चीज है, सिर्फ इसमें फॉर्म वाली चीज नहीं है। तो इसमें से फॉर्म वाली चीज को हटा देंगे, फॉर्म वाली चीज को हटा देंगे तो क्या आ जाएगी? फॉर्म वाले चीज को हटा देंगे तो पर्सनल इनकम आ जाएगी। अब देखो, अब थोड़ा सा सोचो कि फॉर्म के पास इनकम कौन कौन सी है। जो भी इनकम है फॉर्म के पास, कोई बिजनेस है, मान लो कोई बिजनेस है, उसकी जो भी प्रॉफिट हुई, ठीक है, प्रॉफिट, थोड़ा सा इसको देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस यानी कि फॉर्म। अब इस प्रॉफिट का कैसे बंटवारा होगा उसको देखते हैं। कुछ प्रॉफिट तो डिविडेंड्स में जाएंगी, ठीक है, ये डिविडेंड्स देने से पहले सरकार बोलेगी कि प्रॉफिट कमाए हो पहले हमें टैक्स दो, इससे पहले, टैक्स के बाद ही डिविडेंड आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हमें चाहिए टैक्स। जो टैक्स बिजनेसेस पे लगती है, कंपनीज पे लगती है, उस टैक्स का नाम है कॉर्पोरेशन टैक्स। ओके, टैक्स जो हम लोग देते हैं, हाउस होल्ड वाले देते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स कुछ नहीं है, इनकम टैक्स ऑफ कंपनीज है। क्या है उसका नाम, है कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। जो प्रॉफिट ऑफ फॉर्म हुई, सरकार सबसे पहले आएगी, कहेगी कि हमें कॉर्पोरेट, अब उसके बाद जो भी बचा तो ये शेयर्स में डिवाइडेड होती है कंपनीज, तो कंपनीज क्या करेगी, डिविडेंड दे देगी। ये डिविडेंड अल्टीमेटली हाउस होल्ड के पास चली जाएगी, उसमें इन्वेस्ट कौन कर रखा है। अगर ये डिविडेंड कंपनीज बांट देती है कि जा ले जा डिविडेंड, कि इतना तुम्हारा शेयर था, रिलायंस या फिर जो भी कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो डिविडेंड देती है, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है उनकी साल में एक बार, वहां पे डिसाइड होता है कि डिविडेंड प्रॉफिट इतनी हुई है, मान लो कि गवर्नमेंट की, रिलायंस की प्रॉफिट साल भर की 8,000 करोड़ की है, तो प्रॉफिट क्या करेगी कंपनी, रख के सारा प्रॉफिट तो नहीं रखेगी, कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर को पास ऑन करेगी। शेयर होल्डर कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर है ना। तो जब ये डिविडेंड्स दे देगी तो पैसा घूम फिर के कहाँ आ जाएगा, हाउस होल्ड्स में आ जाएगा, मतलब पर्सनल इनकम में आ जाएगा। लेकिन कंपनीज बहुत तेज होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो भी प्रॉफिट हुआ पहले टैक्स देती है, फिर जो उसके पास इनकम बच गया ना, उसमें से डिविडेंड 100% नहीं देती है। 100% डिविडेंड दे देगी तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी, कंपनी को और भी तो इन्वेस्ट करना है, आगे आगे बढ़ाना है उसे। तो वो क्या करती है ना कि डिविडेंड मान लो 100 रुपए है, तो उसमें से 70% दे दो। सभी कंपनीज का अलग अलग होता है, किसी को मान लो कि पैसा का बहुत नीड है, तो क्या कहेगी 100% डिविडेंड नहीं देंगे तुम्हें, जाओ इस साल नहीं देंगे, कि हम खुद रख ले, तुम्हारा ही पैसा है ना। जब वो डिविडेंड नहीं देगी तो शेयर का प्राइस अप हो जाएगा, जो प्रॉफिट कमा रही है कंपनी बट वो डिविडेंड नहीं दे रही है, शेयर का प्राइस, शेयर होल्डर कहती है तुम खुश रहो, तुम्हारा शेयर का प्राइस अप हो गया ना, तुम्हें पैसा हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा शेयर, तुम्हारा ओवरऑल पैसा इन्वेस्टेड कंपनी में ही है। लेकिन अगर डिविडेंड दे देती है और कुछ डिविडेंड नहीं भी देती है, उसको कहते हैं हम लोग रिटेन्ड अर्निंग, अर्निंग्स, मतलब डिविडेंड का वो हिस्सा, प्रॉफिट का वो हिस्सा
जो कि कंपनी अपने पास रिटेन करके रख ले रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है आगे शेयर होल्डर्स में, उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। समझ में आ रहा? अब बताओ आप कि जो ये वाला इक्वेशन देखे हैं, पर्सनल इनकम इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स, माइनस रिटेन्ड अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये वाला समझ में आया आप? ये फॉर्मूला इसका, पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम से कैसे जाएंगे, ठीक है? इन सबको थोड़ा देख लेना, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस कम आते हैं यूपीएससी 3 में, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है? पर्सनल इनकम, अब आगे देखते हैं, पर्सनल इनकम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन भी लिखते हैं। डेफिनेशन लिखो आप, डेफिनेशन ऑफ पर्सनल इनकम रेफर्स टू, personal income refers to the total earnings received by an individual or household from all sources before taxes, it includes wages, salaries, bonuses, it includes wages, salaries, bonuses, dividends, interest, rent, and any other form of income. उसी चीज को कह रहे हैं, दूसरे घुमा फिरा के कह रहे हैं, बात सेम है बट दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, करेक्ट? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को देखते हैं इसी तरह। अब बताओ, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को अगर फॉर्मूला में बनाना हो तो वेरी सिंपल, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को अगर फॉर्मूला में बनाना हो तो कैसे बनाओगे? इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस फिर मिसलेनियस फीस एंड चार्जेस, फाइन्स। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब हाउस होल्ड सेक्टर के पास कितनी इनकम है खर्च करने के लिए, क्योंकि जितनी भी पर्सनल इनकम होगी वो सारा खर्च नहीं कर पाएगा डिस्पोज करने के लिए, उसके पास कम बचेगा, टैक्सेस, फीस, फाइन्स वगैरह गवर्नमेंट विल कलेक्ट फ्रॉम देम। तो इसका फॉर्मूला लिख लो आप, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस एटसेट्रा बाय गवर्नमेंट, दैट इज पर्सनल टैक्सेस। इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स मत कर देना है। पर्सनल टैक्सेस है, जैसे इनकम टैक्स हो गई, है ना? मिसलेनियस फीस, फाइन्स, चार्जेस गवर्नमेंट काफी चार्ज करती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया, इसकी डिफिनेशन लिख लें क्या? लिख लो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फॉर्मूला के बाद। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी, द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी एन इंडिविजुअल हैज for spending and saving after income taxes
और अदर फीस एंड फाइन्स have been deducted और अदर फीस एंड फाइन्स हैव बीन डिडक्टेड। वही चीजें हैं, बात सेम है, फीस एंड फाइन्स टैक्सेस के बाद से जो इनकम आएगी। ठीक है, अब जो है ना मेथड्स देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। थोड़ा सा ये टेक्निकल ज्यादा हो जाएगा, मेथड्स डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी ओवरव्यू रखने के लिए आपको जानना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जरा आप ध्यान देंगे एक बार। अब मान लो कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस है, जीडीपी है, जो जो जितना प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी में उतना ही इनकम होगा। प्रोडक्शन जितना होगा उतना ही इनकम होगा। बताओ कैसे? जो भी प्रोडक्शन होगा, मान लो कि गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी वैल्यूज होगी उतना ही इनकम हो पाएगा। इनकम उतना ही होगा, उससे ज्यादा कैसे होगा? नहीं होगा। अब जो अब इनकम जो है, अब जो प्रोडक्शन होती है डिफरेंट सेक्टर्स इन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर में कुछ प्रोडक्शन होती है, कुछ सेकेंडरी में होती है, कुछ टर्शियरी में होती है। तो अब ये जो तीनों सेक्टर्स है ना, प्राइमरी सेक्टर में मान लो क्या हो गया, व्हीट को ले लो, प्राइमरी सेक्टर में व्हीट प्रोड्यूस हुआ। सेकेंडरी सेक्टर में मान लो कि बेकर्स जो है ना उससे केक बना दिया। तो जो बेकर क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में एड ऑन किया, कुछ ना कुछ एड ऑन किया, वैल्यू ऐड किया। उसी तरह से सर्विस सेक्टर में भी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होती रहती है। तो जब हम लोग टोटल वैल्यू एडिशन देखेंगे ना तो वो भी इक्वल टू प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक एक सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन कितना होगा, जितना वैल्यू एडिशन वो कर रहा है। ठीक है, तो एक वैल्यू एडेड जो टोटल होंगी, ये तीनों जो है ना बराबर होंगी, मोटा मोटी ऑलमोस्ट इक्वल होंगी तीनों केस में। तो इसी लेकर के मतलब जो मेथड्स भी होती है ना, अब प्रोडक्शन, अब जितना इनकम होगा तो उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर कर पाएंगे हम लोग ना। तो हम लोग जीडीपी कैलकुलेट किसी तरह से कर सकते हैं। तीन मेथड्स हैं जनरली, कि इनकम मेथड से कर लो, एक्सपेंडिचर मेथड से कर लो, और वैल्यू एडेड मेथड से कर लो। थ्री मेथड्स। तो तीनों मेथड्स का पहले नाम देख लेते हैं। फाइनल रिजल्ट ऑलमोस्ट बराबर ही मिलता है हमें तीनों मेथड से, थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे करना पड़ता है, कहीं टैक्सेस ऐड करने पड़ेगी, कहीं कहीं पे फॉरेन से जो इनकम आई है उसको करनी पड़ती है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड। करेक्ट, तीन तीन मेथड है। पहले हम लोग जो है इनकम मेथड को देख लेते हैं। आगे चलें। करें आगे।
अब बताओ आप, अब इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेशन की डिफरेंट सोर्सेस होंगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिफरेंट सोर्सेस है, तो सभी की इनकम को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। डिफरेंट सेक्टर्स या फिर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन तीनों जितने भी हैं सभी को ऐड कर देंगे तो आ जाएगी टोटल इनकम। ठीक है, अब देखो इनकम जब आप देखोगे ना इकोनॉमी में, तो मेजरली आप उसको तीन तरह से डिवाइड कर सकते हो। पहला तो सबसे सिंपल है, वेजेस एंड सैलरी होती है। ठीक है, अब जो है सैलरीज में जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आएगी। जब आप ज्वाइन करोगे सर्विस तो कुछ आपका बेसिक पे होगा, बेसिक पे, कुछ उसमें ऐड होगी टियरनेस अलाउंसेस, मतलब महंगाई भत्ता, कुछ उसमें फिर एचआरए वगैरह ऐड होंगी, हाउस रेंट अलाउंसेस, अगर आप रेंट पे हाउस नहीं ले रहे हो तो। कुछ आपको गवर्नमेंट कार दे रही है तो कार का भी ऐड करेगी टोटल सर्विसेज। ठीक है, कि इतने को आपको सैलरीज में काउंट, जैसे कंपनीज क्या करती है, कॉस्ट टू कंपनी 15 लाख बोलेगी, अब अकाउंट में 70,000 आएगा पर मंथ के हिसाब से। नहीं, वैसे नहीं, मतलब मान लो कि बोलेगी कॉस्ट टू कंपनी 1 लाख पर मंथ है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे पास कट कुट क्या आएगी 70,000 60,000 डिफरेंट केसेस में। ठीक है, अब मान लो कि एक डीएम है ना, उसके पास 3 सेट्स ऑफ तो ड्राइवर ही होता है, 3 सेट्स ऑफ ड्राइवर, कितने कार्स होते हैं, उसका बंगलो जो है उसका ही पर मंथ का रेंट जोड़ोगे तो वो 10 लाख हो जाएगा। हालांकि वो उसके केस में ऐड नहीं करते हम लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के केस में। सैलरी कितनी होगी, अभी तुम लगोगे ट्रेनिंग में तो अराउंड 80,000 के आसपास मिलेगा तुम्हें, अभी के केस में अराउंड 80,000 पर मंथ। बट फिर उसमें और भी चीजें हैं, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि हाउस रेंट अलाउंसेस, कहीं पे मान लो कोई एसएससी करके बंदा गया हुआ है, जो एसएससी करके जाता है तो सबको घर नहीं मिल पाता है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, तुम्हारे पास बेसिक सैलरी इतनी है, डियरनेस अलाउंस इतना है, 20,000 पर मंथ के हिसाब से वो सिटी टू सिटी डिसाइड होती है। तो बॉम्बे में अगर रेंट लेना है तो ज्यादा देना पड़ेगा रेंट, तो यहाँ पे एचआरए ज्यादा होगी। कहने का मतलब वेजेज एंड सैलरीज वाला पोर्शन हो गया इनकम जो हो सकता है। इनकम किसको होगा, हाउस होल्ड को होगा, एक चीज ये होगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वेजेस एंड सैलरीज में जो भी आप कर रहे हो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। फिर एक तरह की इनकम आएगी रेंटल इनकम से। रेंटल में तो आप सर्विसेज डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, बट आपने आउटलेट्स को दे रखा है इस पे। फिर एक आएगी इंटरेस्ट भी आएगी। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाली चीजें ही हम लोग देख रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें थी, जो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या थी, वेजेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना। तो इन मेजरली इन सारे के इनकम्स को अगर हम लोग जोड़ देते हैं इकोनॉमी एज अ होल में, तो पूरा इनकम आ जाएगा ना इकोनॉमी का। इकोनॉमी का इनकम आ जाएगा तो जीडीपी आ जाएगी, जीडीपी मोटा मोटी उसी के जैसा है। रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, और कभी कभी क्या होती है कि रॉयल्टीज होती है। रॉयल्टीज आप लोग जानते हो, रॉयल्टीज हम तो सुना होगा रॉयल्टीज। अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास कोई मान लो कि रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, कोल कोल है, कोल की खदान है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी ना, कई बार खुद से नहीं निकालना है, आजकल तो प्राइवेटाइज हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को दे देगी कि हमें रॉयल्टी तुम देते रहो, इससे तुम जितना भी तुमको प्रॉफिट कमाना है कमाओ। कभी कभी रॉयल्टीज देखते हैं कि जो पब्लिशर्स होते हैं वो भी देते हैं अपने राइटर्स को, रॉयल्टी देते हैं ना, रॉयल्टी की आपको इतना पर मंथ के हिसाब से इतना रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी, ये इनका नेचर और इनका नेचर अलग है, वेजेस एंड सैलरीज और इनका नेचर अलग है, इसलिए हम लोग इनको दो पार्ट्स में रखे हैं। वहां पे क्या है कि वेजेस एंड सैलरीज अगर है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, और यहाँ पे वो चीजें नहीं है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए इनकम को अलग रखा गया। फिर एक चीज और है मिक्स्ड इनकम। अब कुछ इनकम्स ऐसे होंगे जिन्हें आप पता ही नहीं कर पाओगे कि वो वेजेस है, सैलरीज है, या फिर रेंटल इनकम है, कैसे है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखो, कोई छोटा दुकान है,
राशन शॉप यू ऑल नो, उसको क्या कहते हैं राशन शॉप में, जहाँ पे आटा वगैरह मिलती है, किराने की दुकान, करेक्ट, हाँ किराने की दुकान। अब मान लो कि उसका खुद का घर है, उसमें उसने खोल रखा है, अगर वो रेंट पे देता वो प्लेस को तो उससे रेंटल इनकम मिलता उसे, है ना। और खुद दूसरे जगह काम करता, खुद दूसरे जगह काम करता तो उसे वेजेज एंड सैलरीज मिलती। बट इन दिस केस जो वो किराने वाला स्टोर है, वहां पे उनके इनकम को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको बोल दिए मिक्स्ड इनकम। यही तीन इनकम मेथड जो सोर्सेस ऑफ इनकम है इकोनॉमी में। और आप एग्जांपल सोच सकते हो तो सोच के देखो, एनीथिंग मोर इनकम में आप सोचना चाहोगे? मोटा मोटी यही होती है, ठीक है। अब जब इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, जब तीनों को ऐड कर देंगे, जब तीनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास? इनकम टू, जो टोटल हाउस होल्ड है वो नॉर्मल रेसिडेंट ही है ना, नॉर्मल रेसिडेंट है कंट्री में। तो अब जो इनकम आ रही है, इनकम में क्या कोई डेप्रिसिएशन एडेड होगी? इनकम में डेप्रिसिएशन नहीं होगी ना, तो आएगी एन एन पी एफ सी, फैक्टर कॉस्ट पे आएगी, क्योंकि सारा इनकम देखे हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे। थोड़ा सा बोरिंग है ये, बट इसको देख लेते हैं थोड़ा सा फैक्टर कॉस्ट पे, या फिर इसको रहने दें, बाद में कर देते हैं इसको। बस तीन मेथड लिख लो आप फिर, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं आती है, कोरी तीन मेथड लिख लो। इन मेथड्स में आ, या फिर उसमें आपके नोट्स में थोड़ा वो दिया होगा, थोड़ा सा ये टॉपिक ही ऐसा है, कोर इकोनॉमिक्स है ना ये। आ, तीनों मेथड लिख लो आप। वैल्यू एडेड मेथड में लिख लो, कैसे थोड़ा सा जानते हैं वैल्यू एडेड में, वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। इनकम मेथड में वी कैलकुलेट ऑल द इनकम, वैल्यू एडेड मेथड में लिख लो आप। वैल्यू एडेड मेथड स्टेप वन लिखते हैं, चलो। आइडेंटिफाई द थ्री सेक्टर्स इन इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन गोज ऑन। वैल्यू एडेड मेथड में स्टेप वन, आइडेंटिफाई द थ्री सेक्टर्स इन विच प्रोडक्शन गोज ऑन, दैट इज प्राइमरी, secondary and tertiary sector. To calculate gross value added in primary sector, to calculate gross value added in primary sector, we add on values of output in primary sector and subtract, अच्छा ठीक है, to calculate gross value added in primary sector, to calculate gross value added in primary sector, we add values of all output in primary sector, add values of all output in primary sector and subtract value of intermediary goods, value of intermediary goods। मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन में जो भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुआ उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जो वैल्यू एडिशन हुआ। फिर उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर इज, सेकेंड पॉइंट लिख दो उसमें, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर इज value of output in secondary sector, gross value added in secondary sector, मशीन की तरह लिखना पड़ेगा मेंस में ऐसे, वैल्यू gross value added in secondary sector is value of output in secondary sector minus value of intermediate goods minus value of intermediate goods या फिर कंजम्पशन, स्लैश देखें।
फिर थर्ड पॉइंट लिखो आप, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन टर्शियरी सेक्टर। थर्ड पॉइंट लिखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन टर्शियरी सेक्टर इक्वल टू, मतलब ग्रॉस इक्वल टू लिख दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शियरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन टर्शियरी सेक्टर इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शियरी सेक्टर माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या फिर कंजम्पशन। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखो, हो गया? नहीं हुआ? ग्रॉस वैल्यू एडेड इन टर्शियरी सेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शियरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शियरी सेक्टर माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लिखे आगे, अब लिखो, व्हेन वी ऐड ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector, when we add gross value added in primary sector, secondary sector and tertiary sector, we get gross value added at market price for the whole economy, gross value added at market price of the whole economy। जब उन तीनों स्टेप्स को जोड़ते हैं हम लोग, प्राइमरी सेक्टर पे जो वैल्यू ऐड हुई, सेकेंडरी सेक्टर पे जो हुई और टर्शियरी सेक्टर पे हुई, तीन ही सेक्टर्स हैं, तीनों की वैल्यू एडिशन को जब हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड ऑन करते हैं, तो आती है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये कुछ नहीं है, ये जीडीपी एमपी है। दोनों बस देखने में टर्म अलग है, बस चीजें एक ही चीज है। आप लिख लो, जीडी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। अब ये तो नेशनल इनकम नहीं है, थोड़ा सा और टेक्निकल की तरफ जाते हैं। अब नेशनल इनकम क्या बताया था आपको, एनएनपी, एफसी या एमपी, करेक्ट? एमपी, अभी एफसी करते हैं। अब आपको, आपके पास एक फिगर आ जाता है जीडीपी एमपी, और यहां से आपको पहुंचना है एनएनपी एफसी पे, तो क्या करना पड़ेगा, जी से एन पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ डोमेस्टिक से नेशनल, मतलब कि नॉर्मल रेसिडेंट आ रहा है, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी से नॉर्मल रेसिडेंट। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे थे कि जो पैसे कुछ बाहर गए, कुछ बाहर से अंदर आए, इसको एनएफआईए बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको ऐड ऑन करेंगे एनएफआईए, और प्रोडक्ट और एमपी है, इधर मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट पे आना है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं जीडीपी एमपी पे, फिर आप इसको जी को एन कर लो, डी को एन कर लो, एमपी को एफसी कर लो। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्ड ऑन है तो आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है? उसी तरह, मतलब एक और मेथड है जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या करेंगे, चार सेक्टर्स थी इकोनॉमी में, चार सेक्टर्स थी हाउस होल्ड, फॉर्म्स, जब हम लोग ये देख रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड था ना, आरओडब्ल्यू। अब जब एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, अब बताओ एक्सपेंस उतना ही कर पाएगा ना जितना उसके पास इनकम है, एक्सपेंस उतना ही कर पाएगा जितना इनकम है। तो अब जो हाउस होल्ड की जितना टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है,
गवर्नमेंट्स के पास भी तो नीड्स है, कार्स खरीदने हैं, गवर्नमेंट्स को बिल्डिंग्स खरीदना है या फिर सर्विसेज देनी है, तो एक्सपेंडिचर होगी। तो जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होगी उसको भी ऐड कर देंगे। फॉर्म्स जो है, बिजनेसेस है, उनकी भी एक्सपेंडिचर है, उसको भी टोटल ऐड कर देंगे। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहने का मतलब कुछ तो एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ इंपोर्ट करेंगे। जब हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी ऐड कर देंगे तो भी क्या आएगा फिगर, तो भी हम लोग जीडीपी में पहुंच सकते हैं। चीजें वही है, बट मेथड्स अलग अलग है। एक्सपेंडिचर मेथड इसको बोलेंगे। इनकम मेथड में कहां पे पहुंच रहे थे, थ्रू इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में थ्रू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम के इतना ही जनरली एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। वी विल बी एक्सपेंडिंग दैट मच अमाउंट ओनली, दैट इज आवर इनकम। और वैल्यू एडेड वो भी है ना, प्रोडक्शन में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं जितना, उतना ही इनकम हो पाएगा ना। वैल्यू ऐड करेगा कौन, सभी लोग मिल के करेंगे। और वैल्यू एडिशन सबका अपना अपना हिस्सा होगा, इकोनॉमी में सबका हिस्सा होगा। तो वही चीज है वैल्यू एडेड एट डिफरेंट लेवल्स को हम लोग कर दिए। और ग्रॉस मतलब जीवीए वाला जो मेथड देखे हैं, वैल्यू एडेड मेथड, तो कहने का मतलब जीडीपी पर पहुंचने के लिए तीन तरीके हैं मेजरली, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तीनों मोटा मोटी सेम रिजल्ट देगा। अगर कोर इकोनॉमिक्स में घुसो मतलब जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इस वाले मेथड से इस वाले मेथड पे जंप करना है। तो फिर क्या करें, क्या एड ऑन करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, इतना यूपीएससी में नहीं देखने का है। तो अब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड हेडिंग। इन एक्सपेंडिचर मेथड we add on we add on private final consumption expenditure of households, private final consumption expenditure of households, private final consumption expenditure of households, comma, investment expenditure of firms or businesses, investment expenditure of firms or businesses, investment expenditure of firms or businesses, comma, government expenditure for government purchases, government expenditure for government purchases, and lastly we add net exports, that is export minus import. And lastly we add net exports, that is export minus import. That is export minus import. अब एक चीज और है, ये जो है ना आपको प्रीलिम्स में कभी कभी पूछी जा सकती है। ये रिलेटेड तो कैलकुलेशन से ही है। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट मेथड से नेशनल इनकम, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, जैसे कि अब मान लो इकोनॉमी में रीसेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हो रही है। किसी के पास बाइक थी, वो बाइक रीसेल कर दिया। तो ये जो बाइक रीसेल किया, तो क्या ये जीडीपी में आएगी? जीडीपी में आएगी? रीसेल कर रहा है, आएगी नहीं आएगी? पैसा ठीक बना तो रहा है, बट बाइक्स तो उसके पास से जा भी रही है ना। बाइक्स ये एक्सचेंज है, यहाँ पे एक्सचेंज है, कुछ फाइनल प्रोडक्शन नहीं हुआ इकोनॉमी में। बाइक उसके पास थी, घर में वो ओनरशिप चेंज हो गई। इंडिया एक घर को देखो ना, इंडिया एज अ होम देखो या फिर हाउस देखो। तो आज इसके पास बाइक थी, कल उसके पास आ गई। नई बाइक तो नहीं आई ना देश में, रियल प्रोड्यूस कुछ हुआ, ओनरशिप चेंज हुआ। हाँ, अब बाइक रीसेल हो रही है, बीच में कोई ब्रोकर है। ब्रोकर है, काफी ऑनलाइन ब्रोकरेज साइट्स है जहां पे आप सेकेंड हैंड गुड्स खरीद सकते हो। ये कुछ ब्रोकरेज चार्ज की होगी दोनों पार्टीज से। ये तो सर्विस दे रहा है ना, न्यू सर्विस दे रहा है, तो ये ऐड होंगी। ये रीसेल वाली पार्ट जो है ना, वो जीडीपी कैलकुलेशन, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय नहीं ऐड होती है, क्योंकि ओनली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है। देयर इज नो रियल प्रोडक्शन हैपनिंग।
तो ये कुछ चीजें हैं, 7-8 चीजें हैं जो कि प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ती है जीडीपी कैलकुलेट करते समय। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, लिख लो आप उसको पॉइंट। प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। Number 1, transfer income is not included. Transfer income is not included. Transfer income is the unilateral income such as scholarships, या फिर आप किसी को कुछ अल्म्स दे रहे हो, वीक दे रहे हो भिखारी को, तो वो भी ट्रांसफर इनकम है। तो वो सब चीजें नहीं ऐड होती है एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। सेकंड लिखो, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। Windfall gains like lotteries etc. not included. Windfall gains मतलब रातों रात कुछ गेन हो गया, इज नॉट इंक्लूडेड। लॉटरीज एक्सेट्रा। अब लॉटरी में क्या होता है, 1000 लोग लॉटरी खरीदे, सभी ने 500-500 लगाया मान लो, फिर किसी एक को मिल जाता है, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ ना, वही 500-500 में से सब जोड़ेंगे, एक को दे देंगे। हाँ, तो लॉटरी भी नहीं इंक्लूड है। इलीगल इनकम नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट में, नेक्स्ट पॉइंट, इलीगल इनकम नॉट इंक्लूडेड। own account of production of goods and services not included, such as own account of production of goods and services, such as teacher teaching his own ward, doctor looking after his own family, or homemaker. Own account of production of goods or services not included. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में, अब मान लो कोई एग्जांपल्स दे दिया बाइक रीसेल का, आपको पूछ देगा इफ इट इज इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर इनकम हो गया, है ना। एक और टॉपिक है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, फिर लास्ट आज के लिए। दो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, दो एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो 2025 में इकोनॉमी में कोई भी चीज ले लो, कोई प्रोड्यूस, अभी एक ही चीज प्रोड्यूस हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं कि इकोनॉमी में अभी एक ही चीज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि 1000 कार प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, और पर कार प्राइसेस है, कितना लोगे कार की प्राइस, अभी 100 ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो अब बताओ टोटल नॉमिनल जीडीपी क्या होगी, कहने का मतलब जितना कार प्रोड्यूस हुआ उसकी प्राइस जितनी है, इंटू कर देंगे तो उस साल का आ जाएगा। तो ये नॉमिनल जीडीपी आ गई, 1000 इंटू 1 लाख हो जाएगी, ठीक है। ठीक, अब एक और एग्जाम, मतलब पिछले साल देखते हैं। मान लो कि 2023 में, 2 साल पहले, उस टाइम पे भी 1000 कार ही प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक, पर उस टाइम पे महंगाई नहीं थी इतनी। साल दर साल जो है इन्फ्लेशन बढ़ते जाती है ना। मान लो कि उस टाइम पे पर कार की प्राइस कितनी थी, 80, ठीक। तो अब टोटल कितनी हो जाएगी, 80,000। अब देखो दो केस है, ठीक है, दो केस। अब ये बताओ आप कि ये जो 80,000 है और ये जो 1 लाख है, दोनों से बड़ा कौन सा लग रहा है, 1 लाख है।
अगर आप ऐसे देखोगे ना तो कहोगे कि अच्छा, ये ये इकोनॉमी जो है इस साल जो है ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ऊपर से देखने से तो लगेगा। लेकिन इसीलिए दोनों, जब आप ये देखोगे 1000 कार यहाँ भी है, 1000 कार यहाँ भी है, तो लगेगा यार रियल में तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बस फिगर्स बढ़ गई, इन्फ्लेशन के चलते होगी। तो नॉमिनल जीडीपी जो है ना, वो करंट प्राइस रेट्स पे होती है। नॉमिनल जीडीपी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ऑन करंट प्राइस रेट, दैट इज राइट नाउ इन द इकोनॉमी, मतलब उस साल के प्राइस रेट्स पे कैलकुलेट होती है। जब रियल जीडीपी, अब हम लोग को मान लो कि कंपेयर करना है 2 साल को, अब इस 2025 को कंपेयर करना है 2023 के साथ, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो कार की प्राइस है, इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें जो इन्फ्लेशन वाली एस्पेक्ट्स है उसको माइनस करना पड़ेगा, हाँ करेक्ट। तो फिर हम लोग आ पाएंगे, यानी कि नॉमिनल जीडीपी इज एट करंट प्राइसेस और रियल जीडीपी इज एट बेस प्राइस। बेस प्राइस आप जिसको भी ले सकते हो अभी कैलकुलेट करने के लिए, रियल जीडीपी बेस प्राइस। अब इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन देगा हमें कंपेयर करने के लिए, जब किसी दो डिफरेंट ईयर्स के को कंपेयर करना है, तो रियल जीडीपी विल बी मोर सुटेबल टर्म, और नॉमिनल जीडीपी वहां पे इन्फ्लेशन आ जाएंगे, तो क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। इस वाले ही एग्जांपल्स में ये लग रहा है ज्यादा है, जीडीपी में प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, बट रेट्स भी तो बढ़ गई, सब चीज में इन्फ्लेशन भी तो आई। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का एग्जांपल्स लिख लेते हैं, समझ में आ गया ना, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल्स नहीं डिफरेंस लिख लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लो। एस्पेक्ट्स, आपके नोट्स में देखो लिखा हुआ है क्या, नहीं तो नोट्स से ही कॉपी कर लेना आप, नोट्स में है डिफरेंसेस दिया हुआ एस्पेक्ट्स के साथ, तो आप 7-8 है उसको पढ़ भी लेना और देख लेना, एक बार पढ़ के देखो समझ में आ जाता है कि सारा पॉइंट्स नहीं आता। सिंपल सा, हाँ तो इसको आप नोट्स में लिखना हो लिख लो या फिर यहीं से रेफर कर लो, ठीक है। एक और है जीडीपी डिफ्लेटर, इसको कल देखेंगे थोड़ा सा ये, हालांकि रिलेटेड नॉमिनल एंड रियल से ही है, बट इसको कल देखेंगे।